We have gotten few important questions from IMAT. Question number 1. In a prokaryote, transcription can occur in which of the following? Transcription prokaryotic cell में बैक्टीरिया में कहाँ हो सकती है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स. बाय द वे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? मतलब यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, हर कहीं ट्रांसक्रिप्शन का एक ही मतलब है कि डीएनए से आरएनए का बनना. ठीक है. अब प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस तो है नहीं, तो क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में. हमारे केस में ऐसा नहीं होता. हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होगी. ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है. ठीक है. राइबोसोम के ऊपर. ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन बनना. ये ट्रांसलेशन कहलाता है. So option C is the right option. ठीक है. Question 2. Which of the following statements about bile are important? It emulsifies fat. Fat emulsification एक प्रोसेस होता है. ठीक है. तो बाइल का काम वो होता है. डेफिनेटली ये सही जवाब है. It dilutes small intestine contents. यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आपके पास एंजाइम्स की वजह से उसका जो pH बहुत ही अल्कलाइन हो जाता है, तो उसको डाइल्यूट करता है बाइल. तो ये भी सही है. बाइल का ये भी काम होता है. एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. लाइपेज की एक्टिवेशन एनर्जी को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. रिड्यूस करता है स्टमक कंटेंट्स की एसिडिटी को, तो ये भी सही है. क्योंकि देखो बाइल के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और इंटेस्टाइन के खुद के अंदर भी बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज़ कर रहा होता है बर्नस ग्लैंड. तो जो आपके पास स्टमक से काइम आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो काफ़ी एसिडिक होता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इतने भी एंजाइम्स हैं वो अल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं. तो अब इसकी एसिडिटी को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट. तो बाइल भी एक रोल प्ले कर रहा होता है. तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 अगर आप यहाँ पे ढूंढो तो कौन सा सही है? नहीं, 1 to 4 हुआ, राइट. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. ओके. This is question 3. Which organelle is responsible for synthesizing ATP in eukaryotic cell? हमारे अंदर ATP कौन बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. Question 4. A child is born with genotype. ये उसका जीनोटाइप है. ठीक है. अब ये किस कैरेक्टर के लिए वो उन्होंने नहीं लिखा, जस्ट डाई हाइब्रिड इन्होंने एक आपको जीनोटाइप देती है. डाई हाइब्रिड क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे 2 कैरेक्टर के लिए इन्होंने हेट्रोजाइगस कंडीशन दी है. ठीक है. हेट्रोजाइगस बोलें या फिर हाइब्रिड बोलें, एक ही बात है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे कैपिटल A स्मॉल a लिखा है तो ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है. ठीक है. तो ये मोनो हाइब्रिड हो गया. लेकिन जब भी आप 2 कैरेक्टर्स को साथ में डील कर रहे होते हैं, ये एक, जैसे ये हाइट है फॉर एग्जांपल, ये उन्होंने कलर दे दिया, दोनों साथ में लिखा, तो ये 2 हाइब्रिड हो गए. 2 हाइड्रोजाइगस कंडीशन है यहाँ पे, तो ये डाई हाइब्रिड कहलाएगा. समझ आया? वो कह रहा है कि एक बच्चा, उसका जीनोटाइप ये है. इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल एस, अगर दोनों पेरेंट्स हमारे पास ये कंडीशन रखते हैं, मदर भी और फादर भी. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द चाइल्ड इज़ कैन बी दिस. ठीक है. हमें फाइंड करना है कि इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. ठीक है. बेसिकली इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है कि दोनों पेरेंट्स क्या हैं, ये हैं. अब आप क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस करवाओगे, पन्स स्क्वायर बना के डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा यहाँ पे. ठीक है. और फिर आपको देखना है कि ये वाली कंडीशन कितनी बार आ रही है, उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है. ठीक हो गया. प्रोबेबिलिटी कैसे बताते हैं? जो भी आपके पास डिज़ायर्ड कैरेक्टर है उसको डिवाइड कर देते हैं, टोटल जितना आपके पास कैरेक्टर निकलेगा. ठीक है. डाई हाइब्रिड के अंदर 16 आपके पास टोटल क्रॉस निकलता है. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्रॉस करवाएंगे इन दोनों को. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे पनेट स्क्वायर का यूज़ करना है. ठीक है. तो यहाँ पे हम इससे करवाएंगे क्रॉस. और
डन, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ आएंगी जितने भी हमारे पास यहाँ पे जीनोटाइप बनेगा। अब हमें फाइंड करना है स्मॉल ए एंड स्मॉल ए विच इज़ दिस स्मॉल ए, ठीक है, दोनों रिसेसिव है, और कैपिटल बी आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कितनी बार आ रही है, ये आपको 1 एक बार आ रहा है, राइट, यानी कि स्मॉल ए और कैपिटल बी ये एक जीनोटाइप है, और ये कितनी बार आ रहा है, ये एक बार आ रहा है, ठीक है। और टोटल हमारे पास कितने यहाँ पे जीनोटाइप्स हैं, 16। तो आंसर क्या होगा, 1/16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। This is gonna be question number 5. Which statement about alveoli in the lungs is false? अब alveoli के हवाले से हमें statement जो है, जो false है वो बतानी है। They have a large surface area. That's right. They contain cartilage. उनके अंदर कोई भी cartilage नहीं होता, उनमें कोई भी smooth muscle भी नहीं होता, ठीक है। They don't have any smooth muscle. ये question कहीं आया था, this question was somewhere, I don't remember exactly ये कि किस past paper में था, लेकिन आई गेस या तो ये UHS के पास पेपर में ये सवाल था कि स्मूथ मसल जो है वो किस में नहीं होता, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, ये 4 ऑप्शंस थे। पर एनीवे स्मूथ मसल भी नहीं होता, आप समझ रहे हैं। एल्वुलाई में, एल्वुलाई फिर किससे बना हुआ होता है, एल्वुलाई इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। मतलब समझ रहे हैं आप, एक ही इस तरीके की लेयर होती है एल्वुलाई के अंदर, ऐसा सा होता है एल्वुलाई, और इसके थ्रू हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू आ रही होती है। उसके बाद दे आर थिन वॉल्ड, एग्जैक्टली दे आर वेरी थिन वॉल्ड। गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होता है, बिल्कुल सही बात है। इसको हम लोग पल्मोनरी सरफेस भी कहते हैं, जहाँ पे असल में गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास। इन अ पॉपुलेशन वेयर बर्ड्स विथ मीडियम लेंथ beaks survive best, what type of natural selection is occurring? आपके पास यहाँ पे इन्होंने बात किया कि आपके पास एक पॉपुलेशन है बर्ड्स की, उसमें मीडियम लेंथ की जो बीक्स हैं, बीक्स समझता है, इस तरीके की जो आगे वाला स्ट्रक्चर होता है, चोंच जिसको बोलते हैं। तो जो मीडियम लेंथ वाली बीक्स हैं वो, उनका सर्वाइवल रेट जो है वो बेस्ट है। तो बताइए किस तरीके की नेचुरल सिलेक्शन होगी। नेचुरल सिलेक्शन का बड़ा सारा टाइप होता है, ठीक है। आपके पास या तो एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लो होगा, या तो एवरेज होगा, या तो मैक्सिमम होगा। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दे आर एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे बीक का एग्जांपल ले लो तो स्मॉल बीक एक एक्सट्रीम कंडीशन है, लार्ज बीक या लॉन्ग बीक अगर आप बोलो तो वो भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है। मीडियम लेंथ वाली बीक क्या हुई, एवरेज हो गई, मीडियम कंडीशन हो गई, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि एवरेज वाला बेस्ट सर्वाइव कर रहा है, तो ये होगी स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये बस ये टाइप होता है नेचुरल सिलेक्शन का जिसके अंदर मीडियम कैरेक्टरिस्टिक बेस्ट सर्वाइव करते हैं, तो ये स्टेबलाइजिंग, ठीक है। डायरेक्शनल क्या होता है, इसके अंदर जो मैक्सिमम एक्सट्रीम है जैसे कि लॉन्ग बीक, अगर उसका सर्वाइवल रेट बेस्ट होता है तो वो डायरेक्शनल होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल क्या होती है, जिसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाए। डिस्ट्रप्टिव क्या है, जिसके अंदर दोनों एक्सट्रीम्स यानी कि मिनिमम मैक्सिमम दोनों बेस्ट रेट हो उनका सर्वाइवल का। समझ आ गई बात। तो ये वाला कौन सा, ये स्टेबलाइजिंग है, ठीक है। मीडियम वाला स्टेबल होगा, तो स्टेबलाइजिंग। ये है आपके पास क्वेश्चन 7। इन अ DNA सैंपल द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है। प्रेजेंट वॉज 28%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थायमीन इन द सैंपल। थायमीन का परसेंटेज हमें बताना है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड करता है थायमीन से, और ग्वानिन हमेशा बॉन्ड करता है साइटोसिन से। इन दोनों के दरम्यान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। वो कह रहा है कि अगर ग्वानिन मेरे पास कितना है, 28% है, ठीक है। अब देखो टोटल बेसिस का परसेंटेज कितना है, 100%, ठीक है। टोटल बेस 100% है। अभी हमें पता है कि जितना नंबर ऑफ़ प्यूरिन होगा उतना ही नंबर ऑफ़ पिरामिडीन होगा, जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमीन होगा। अगर मेरे पास 50% थायमीन है तो 50% एडेनिन ही होगा, ठीक है। और 100% टोटल है, समझ आ रही है बात। तो अगर मेरे पास ग्वानिन 28% है तो साइटोसिन भी कितना होगा, 28% होगा। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम ताकि हमें पता लगे कितनी हमारे पास
ये दोनों बेसिस हैं मिला के, तो ये हो जाएगा आपके पास 56%। क्लियर। अब 56% मेरे पास जी और सी है, बाकी अब एडेनिन और थाइमिन रह गया। तो 100% में से अगर मैं 56 को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों की परसेंटेज आ जाएगी, जो रह जाएगा वो ये दोनों होंगे, एडेनिन और थाइमिन। 10 - 6 4 होगा, और 9 - 5 कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, सही है। तो ये 44%। अभी मुझे फाइंड करना है एडेनिन का परसेंटेज। एडेनिन और थाइमीन दोनों मिलकर 44% बना रहे हैं। ठीक है, मुझे चाहिए थाइमीन का परसेंटेज, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 44% मेरे पास दोनों का है, और हमें पता है कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, दोनों का नंबर इक्वल है, तो डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 22% सही जवाब है आपके पास। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट। ठीक है, दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस most important questions for IMET series. So which property of water is most important when heat is lost for human skin? तो जब हम लोग ह्यूमन स्किन से जब हीट लॉस्ट होती है, यानी कि स्वेटिंग की बात करें बेसिकली, तो उसमें वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़फुल रहती है। तो हमें पता है, अगर आप ऑप्शंस ना भी देखो तो ये आपको पता होनी चाहिए ये बात। बेसिकली जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, वो पानी की काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जब पानी इवेपोरेट होता है बॉडी से, वेपराइज होता है, तो वो काफ़ी हीट लेकर